हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं आर्मी पेपर हैकर पर। हम आपको आज पढ़ाएंगे रिवाइज रिवाइज कराएंगे। सारे क्वेश्चन हैं आपको रिवाइज कराए जाएंगे और साथ ही साथ चार ऑप्शन जो होंगे, चार ऑप्शन के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, जो मैं बताऊं आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर भी साथ साथ करते रहना है। आप लोग सभी लोग आ जाइए और साथ साथ उत्तर भी करते रहिए। यानी जो क्वेश्चन कराएं उसके उत्तर करो और साथ ही साथ उसका जो हम चारों ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे उन्हें भी आप देखेंगे। सब लोग आ जाइए आप सभी लोग। आज हम पूरे जीएस के क्वेश्चन लेंगे टोटल। जीएस के क्वेश्चन के बारे में आप हम आज करेंगे पूरा सॉल्व से एक एक करके सारे क्वेश्चनों के। चलो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। यानी जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो किस किसके बीच हुआ था और किस सन में हुआ था, ये हमने देखना है। तो आप बताइए, सबसे पहले इसका उत्तर दीजिए। पहला पहला यानी पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी तीसरा जो युद्ध हुआ था मराठा और किस किस के बीच हुआ था। तो देखते हैं, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था, जो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1964 को हुआ था ये युद्ध। 14 जनवरी 14 जनवरी 1764 कब हुआ था। 14 जनवरी 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और जो युद्ध जो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली अहमद अहमद शाह अब्दाली शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव सदाशिव सदाशिव राव सदाशिव राव सदाशिव राव कौन थे, मराठा थे। आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो हमने देखा पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1764 में हुआ था और जो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच में हुआ था। सदाशिव राव जो लड़ रहे थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, मराठाओं की ओर से लड़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली हुआ। क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली। शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी को इसने हुमायूं को हराया था। किसको, हुमायूं को हराया था कन्नौज के युद्ध में और बेलग्राम, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हराया था। औरंगजेब था, औरंगजेब को क्या कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जिंदा पीर। औरंगजेब को क्या कहते हैं, जिंदा पीर। जिंदा पीर और आलमगीर क्या कहते हैं, जिंदा पीर और आलम। औरंगजेब को हम क्या कहते हैं, जिंदा पीर और आलमगीर। और जो शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था। हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में, किसमें, कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। कब, यानी अब देखते हैं जहांगीर। जहांगीर को अगर देखें, जहांगीर को सलीम किसी नाम से जानते हैं, इसका बचपन नाम क्या था, सलीम था। क्या नाम था इसका, सलीम था। और ये किसका बेटा था, ये अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था, इसका अकबर का पुत्र, अकबर का अकबर का पुत्र था। का पुत्र था, अकबर का पुत्र था। ऐसे पानीपत का युद्ध देखा हमने। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 1764 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव के बीच में। यानी मराठा जो थे, अगर आपसे क्वेश्चन हमेशा ये पूछेगा कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा मराठा जो थे, मराठा की ओर से कौन लड़ रहे थे, तो सदाशिव राव। कौन लड़ रहे थे, सदाशिव राव। और जो अब अहमद शाह अब्दाली था, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो कहता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा। और मराठा कौन थे, सदाशिव राव। यानी मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सदाशिव राव कर रहे थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे सभी लोग। आ जाइए सभी लोग आंसर दीजिए इसका। यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। यानी हमारा ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी कौन सी है। तो हम देखेंगे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी। आप लोग आंसर दीजिए इसका, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का। अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो ऐसे देखते हैं, ये मंडी है। अगर आपने मंडी के बारे में सुना हो तो इसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की काशी। क्या बोलते हैं इसे, हिमाचल प्रदेश की काशी। इसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की काशी।
हिमाचल प्रदेश की काशी किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं मंडी को। और जो हमारी शिमला है ये क्या, देहरादून, देहरादून कहाँ की राजधानी है? है उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की। देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। हम देखते हैं तो हमारे ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? हमारी शिमला होगी। यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? शिमला होगी। आपने देखा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? शिमला होगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देंगे। अच्छा, इसे हिमाचल की मंडी के लिए हिमाचल की काशी या छोटी काशी भी बोलते हैं, इसे छोटी काशी, छोटी काशी। यानी जो मंडी, मंडी है, मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, इसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश की काशी या छोटी काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश की काशी या छोटी काशी भी इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आ जाइए, अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बताइए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? आप इसका उत्तर दीजिए जब तक इसे देखते हैं। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी। और एक नारा और था इनका, दूसरा जो था वो था दिल्ली चलो का नारा। कौन सा? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सिंगापुर से। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, चलो। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसने जो नारा दिया था, पहला नारा इन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दूसरा नारा इन्होंने दिया था दिल्ली चलो का। उसके बाद देखते हैं भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। क्या दिया था? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन। देखेंगे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है कभी दादा भाई नौरोजी हमारे। ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम उठा के लेके आए हैं। तो हम देखते हैं, यानी भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद का। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक नारा दिया था इन्होंने, दिल्ली चलो का। अब हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कौन सा नारा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का कौन सा नारा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। और इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का आप लोग सभी आंसर देंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। देखते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसे बोलते हैं आईसीसी। क्या कहते हैं? आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या कहते हैं? आईसीसी। अभी आपसे ये भी ऐसे पूछ लेगा, आईसीसी परिषद, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? या पूछ लेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अब देखते हैं मेलबर्न। मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा देश शहर। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारा मेलबर्न है। अब हम देखते हैं नई दिल्ली, नई लंदन। लंदन देखते हैं, लंदन जो है वो कहाँ की राजधानी है? यूके की, या ये बोलते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। यानी यूके जो है, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो है चार देशों को मिलाकर यूके बना है। चार राज्यों को मिलाकर क्या बना है? यूके बना है। और ये लंदन कहाँ है? यूके या इंग्लैंड में, या इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, इंग्लैंड लिख लीजिए। यूके छोड़िए, आप लिख लीजिए इंग्लैंड, या इंग्लैंड की राजधानी। यानी लंदन कहाँ की राजधानी है?
लंदन है इंग्लैंड की, और जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली क्या भारत की राजधानी है। केवल एक ही अगर आपसे पूछे कि भारत में एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय परिषद बताइए जिसका मुख्यालय भारत में है, तो आपको आंसर क्या देना होगा कि देखते हैं क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, गठबंधन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम या गुड़गांव बोलते हैं इसे, गुरुग्राम, ग्राम, ग्राम, गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा का राज्य है। कहाँ, किसका राज्य? हरियाणा का राज्य है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परिषद कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, और उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। दुबई एक अमीरात है, यानी यूएई का एक अमीरात है दुबई, यानी क्या है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात है दुबई, और उस दुबई में क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है। जबकि इसकी कोई टीम नहीं है, दमदार टीम, क्रिकेट में कोई दमदार टीम नहीं है यूएई की, फिर भी क्या है? यानी यूएई में क्या है? आईसीसी का मुख्यालय है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको इसका उत्तर देना है। आप लोग उत्तर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना है। देखते हैं, ये देखिए, ऐसे देखिए हमारी चेन्नई है। चेन्नई जो है किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु। कहते हैं चेन्नई को दक्षिण भारत का संस्कृति यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संस्कृति शहर, दक्षिण भारत का सबका संस्कृति शहर कौन सा है? चेन्नई है। और हम देखते हैं मुंबई, मुंबई को कहते हैं भारत की वाणिज्यिक राजधानी। क्या? वाणिज्यिक या वाणिज्यिक राजधानी या इकोनॉमिक राजधानी है, जहाँ बड़े बड़े भी ब्रांड है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, इनकी बड़ी बड़ी ऑफिस कहाँ है? सब हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक राजधानी। क्या? वाणिज्यिक, वाणिज्यिक राजधानी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, तो कौन सी? हमारी मुंबई है। अगर हम कलकत्ता देखें, कलकत्ता कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की राजधानी। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। भारतीय विज्ञान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में। कहाँ है? बंगलौर में। तो हम देखेंगे भारतीय विज्ञान परिषद का मुख्यालय कहाँ? बंगलौर में है। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? हमारी मुंबई है। और चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। अब इसके अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन का आप लोगों को उत्तर देना है, सभी लोग दीजिए। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? बताइए इसका आंसर कि रामायण जो ग्रंथ है हमारा वो किसने लिखा था। आपके कमेंट चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप परेशान ना हो, आप क्वेश्चन लेते रहें सारे। अब हम देखते हैं इसका रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। आप बताइए रामायण ग्रंथ किसने लिखा था, उत्तर दीजिए। ऐसे हम देखते हैं कालिदास, कालिदास है, कालिदास ने भी कुछ इंपोर्टेंट ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कालिदास का सबसे जो जो जाना माना है वो है मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। मेघदूत, मेघदूत है, और इन्होंने लिखा है मावलिका अग्निमित्रम, मावलिका अग्निमित्रम। मावलिका अग्निमित्रम लिखी है, उन्होंने मेघदूत लिखी है, और इन्होंने, और हम इसके बाद देखते हैं सूरदास को। सूरदास ने लिखी है। सूरदास की रचना देखें तो इनकी कौन कौन सी रचना है? सूर सागर, सूरावली, ये इनकी रचना है, ये सूरदास की रचना है। सूर सागर और सूरावली, कौन सी? सूरावली। सागर और सूरावली किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। और हम देखें वेद व्यास, वेद व्यास जो है हमारे, वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत। क्या लिखा है? महाभारत। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, यानी महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है।
अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है तो कौन सा है हमारा महाभारत। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की। अब हम देखते हैं वाल्मीकि। रामायण रामायण की रचना जो की है वो किसने की है? वाल्मीकि ने की है। और जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो किसमें लिखी हुई है? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में लिखी है। किसमें? संस्कृत में। यानी वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो किसमें लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। फिर इसका सुधार करके तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। यानी उन्होंने सरल यानी सरल भाषा अवधि भाषा में करके क्या लिखा है? उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। किसको? वाल्मीकि की रामायण को पढ़कर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। वो क्या है? अवधि भाषा में, जिससे कोई हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन ये जो वाल्मीकि की रामायण है संस्कृत में लिखी हुई है, ये काफी टफ है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है इसे। इसके बाद में आगे देखते हैं। अगला है सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? इसका आपको उत्तर देना है। आप लोग उत्तर दीजिए सभी लोग। अब हम देखते हैं इसका उत्तर दीजिए आप लोग। देखें, इसमें देखते हैं हम जो हमारा सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर तो हमारा सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा। क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा। यानी सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? कहते थे अंग्रेज जो थे, जब पहले लोग जो देशों से आते थे, यूरोपीय जो जो भी लोग थे वो जहाज से आते थे, तो हमारे पूर्वी तट की ओर जाते हैं। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? यानी जो हमारा सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसे कहते हैं कि ये जो सूर्य मंदिर है जो जहाज वालों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, इसलिए इसे का नाम उन्होंने क्या रख दिया? ब्लैक पगोड़ा रख दिया। क्या रख दिया? ब्लैक पगोड़ा रख दिया। अब हम देखेंगे, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के किस में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। अगर हम देखें गोवा, गोवा जो था सन 1961 में, सन 1961 में क्या हुआ? पुर्तगालियों से आजाद कराया। किससे? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से आजाद। देश तो आजाद हमारा कब हो गया था? सन 1947 में हो गया था। लेकिन जो गोवा जो था वो सन 1961 तक था पुर्तगालियों के कब्जे में। इसके पुर्तगालियों के कब्जे में। तो सन 1961 में पुर्तगालियों से इसे आजाद कराया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। किसके? ऑपरेशन विजय के तहत। तो लिखेंगे ऑपरेशन विजय। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो गोवा था, गोवा कब आजाद हुआ था? सन 1961 में कराया था। पुर्तगालियों के अधीन था पहले। सन 1961 में इसे आजाद कराया। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे भारत में मिला लिया गया था। अब इसका उत्तर दीजिए आप 8वें क्वेश्चन का। 8वें का उत्तर दीजिए आप लोग। 8वां है भारत पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशिया का देश है जहां रुपया मुद्रा रुपया है? यानी ऐसा कौन सा देश है भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा जहां रुपया चलता है? बताइए इन चारों में से कहां कहां रुपया चलता है? बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको क्या होगा, जितने भी रुपया जिस जिस देश में रुपया चलता है, रुपये करेंसी चलती है, उनकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो कि आप रुपया कैसे कहां कहां किस किस देश में चलता है। देखें, भैया श्री ने क्या मांगा? इसमें क्या होती है? भैया श्री ने मामा से रुपया मांगा। भैया श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा। क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा। पाकिस्तान मांगा। क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा। आपको ट्रिक ये ट्रिक याद रख लेनी है, जिससे क्या होगा, आप जितने भी देश हैं इनमें रुपया चलता है वो करेंसी याद हो जाएगी। यानी किस किस देश में रुपया चलता है उसकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखो, भाई से अगर देखें तो क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। भाई से क्या हो जाएगा? भारत। श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका। और उससे देखें ने से क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ये ट्रिक लिख लेना, आपको काम देगी हमेशा के लिए। लिख लेना, भैया श्री ने मामा श्री से क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा। अब देखते हैं, भाई से भारत,
श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, और 1 माह से क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। क्या, मालदीव। एक से क्या हो जाएगा, मॉरिशस। क्या, मॉरिशस, मॉरिशस। से क्या हो जाएगा, सेशल्स। क्या, सेशल्स। और पाकिस्तान से तो पाकिस्तान हुई है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब देखते हैं, आपने क्या देखा, भैया श्री ने माँ, भैया श्री ने माँ से क्या मांगा, पाकिस्तान मांगा। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। ये क्या है, ये ट्रिक है, जिन देशों में रुपया करेंसी होती है, ऐसे हमारे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, बांग्लादेश में देखो तो टका चलता है। ऐसी प्रकार से अगर भारत किस किस राज्यों में चलता है रुपया, भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और पाकिस्तान। अगर इन सबको देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है, नेपाल। यानी नेपाल में क्या चलता है, भारत का, यानी भारत में, यानी नेपाल में, ऐसे भारत में रुपया चलता है वैसे नेपाल में भी क्या चलता है, रुपया चलता है। और रुपया किन किन देशों में चलता है, भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और पाकिस्तान। ये आपको ट्रिक इसकी याद कर लेनी है। इसके बाद देखेंगे 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन, आप इसका उत्तर दीजिए 9वीं का। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है, यानी जो हमारा कोरोना वायरस है इसका आधिकारिक नाम क्या है, आपको ये बताना है। जिसने सब लोगों की जिंदगी हराम कर दी थी और दोबारा लौटकर आ रहा है ये, यानी कोरोना क्या है, दोबारा वापस आ रहा है। आप लोग सभी, यानी कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करें। आप जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क वगैरह लगा के निकले, और जब भी घर में प्रवेश कर रहे हैं तो सैनिटाइजर का यूज करके घर में घुसें, क्योंकि कोरोना फिर से वापस आ रहा है। आपने देखा चीन में बहुत महामारी फिर से फैल चुकी है, उसमें उम्मीद है कि 10-15 लाख लोग चीन में मारे जाएंगे इस कोरोना की वजह से। कोरोना क्या है, फिर से वापस आ रहा है। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। अब हम देखें इस क्वेश्चन को, यानी कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम बताना है आपको। तो हमने देखा हमारे भारत में जब कोरोना आया था तो हमने देखा सन 19 यानी जनवरी 21 से हमारे देश ने क्या की, कोरोना की वैक्सीन लगानी शुरू कर दी थी। तो हमारी कोरोना की जो 2 वैक्सीन थी उनका नाम क्या क्या था। कोरोना की जो वैक्सीन देखते हैं 2 थी हमारे पास, एक थी कोवैक्सीन, कोवैक्सीन थी हमारे पास, कोवैक्सीन थी, और एक थी कोविशील्ड। कौन सी, कोविशील्ड थी, शील्ड। अरे हमारे जब कोरोना आया तो हमारे पास कितनी वैक्सीन थी भारत की, एक थी कोवैक्सीन और एक थी कोविशील्ड। तो हमारी कोवैक्सीन थी जो किसने बनाई थी, इसे बनाया था भारत बायोटेक ने। ये भारतीयों की खुद की बनाई हुई वैक्सीन थी। कौन सी, कोविशील्ड। तो ये किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने। किसने, भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने कौन सी बनाई थी, कौन सी बनाई थी, कोवैक्सीन। और जो कोविशील्ड जो थी, कोविशील्ड को हमारे भारत में कौन मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सी कर रही थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में जब कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस के आते समय भारत में जब कोरोना आ गया तो भारत में वैक्सीन का प्रयोग हुआ। तो जो भारत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैक्सीन थी वो थी हमारी कोविशील्ड, और दूसरा था कोवैक्सीन। जो हमारी कोवैक्सीन थी जो भारत द्वारा खुद के वैज्ञानिकों ने बनाई गई थी, बनाई थी भारत बायोटेक ने बनाई थी इसे। इसका नाम क्या था, कोवैक्सीन था। और दूसरी थी कोविशील्ड, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। तो हमारे देश में कौन सी वैक्सीन थी, 2 थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर हम देखें कोरोना वायरस का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है, कोविशील्ड। क्या है, कोविशील्ड। कोविड-19 कौन सा था, कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल नाम था वो क्या था, कोविड-19 था। अगर हम देखें कोविड-19 का जो अभी वेरिएंट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, जो अभी ओमिक्रॉन वायरस है, B7 डेल्टा। कौन सा है, B7। उसने पाकिस्तान, चाइना में तबाही मचाई हुई है। इस समय ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम चाइना में 10 से 15 लाख लोगों की मृत्यु होगी इसके कारण। अब हम देखते हैं, इसलिए हमें अभी कोविड-19 का क्या करना है, नियमों का पालन करना। जब भी बाहर निकले तो आप सैनिटाइजर का यूज करके निकले। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था, ये इसके रचयिता कौन थे वो बतानी है आप लोगों को। ऐसे देखें हम, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने क्या लिखा था हमारा, क्या लिखा, राष्ट्रगीत। कौन सा,
राष्ट्रगीत कौन सा था? वंदे मातरम। तो इन्होंने कौन सा लिखा था? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी का देखें तो इन्होंने क्या लिखा था? हमारा वंदे मातरम लिखा था। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान। कौन सा राष्ट्रगान? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन सा था? जनगण। कौन सा था? जन गण मन। और जो वंदे मातरम तो पता ही है आपको, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वाला। और उसके बाद देखते हैं जो जो हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। अब देखिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए 11वें क्वेश्चन का। 11वां है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? नहीं, जो पवित्र ग्रंथ गीता है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, उसकी रचना किसने की थी? आपको ये बताना है। अब हम देखते हैं इसका उत्तर देखिए, बताइए। ऐसे सारे ये कौन सा पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऐसे हम देखें, कहते हैं जो कृष्ण, भगवान कृष्ण थे, उन्होंने क्या दिया था? गीता के उपदेश दिए थे। इन्होंने क्या दिए थे? गीता के उपदेश दिए थे। गीता के उपदेश। तो गीता के उपदेश है कृष्ण जी के द्वारा दिए गए थे अर्जुन को, वही उपदेश किसमें लिखे गए हैं? गीता बुक में लिखे गए हैं। अगर हम देखें हमारे जो वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि ने कौन सी लिखी थी? रामायण। कौन सी लिखी? रामायण। रामायण लिखी थी। और जो वेद व्यास है, वेद व्यास है, इन्होंने क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। और हमारी जो गीता है वो किसका हिस्सा है? महाभारत का ही एक अंश है। क्या है? महाभारत। गीता क्या है? महाभारत का ही अंश है। यानी जब अर्जुन और सभी लोग युद्ध के मैदान में खड़े थे, तो अर्जुन को उपदेश दिए थे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में। तो ये महाभारत के कृष्ण जी के उपदेश है वो किसमें लिखे हुए हैं? गीता में लिखे हुए हैं। तो हम कहते हैं गीता जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो भी हमारे किसके? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। जो हमारे कालिदास है, इन्होंने की प्रसिद्ध जो कविता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, क्या है? मेघदूत। मेघदूत है, महाबली का अग्निमित्रम है, और कुमार संभव है। कुमार संभव भी इनकी क्या है? एक पुस्तक है, कुमार संभवम। कुमार संभवम। कुमार संभवम किसकी रचना है? पवित्र ग्रंथ कालिदास की है ये। और हमारी जो गीता है वो किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। क्यों? वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा। और जो महाभारत का हिस्सा क्या है? गीता है। यानी महाभारत के युद्ध में ही गीता के उपदेश दिए गए थे। उसके बाद देखिए 12वें क्वेश्चन। 12वें का उत्तर देना है आपको, बताइए। 12वां क्वेश्चन क्या है? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण हुई थी। यानी जब प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? हमारे भारत में क्या हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। देखते हैं जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी कब हुआ था? 1526। और इस युद्ध में पहली बार इसका इसे बोलते हैं तुगलका पादती। और ये पादती क्या थी? यानी इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बारूद और तोपों का यूज हुआ था। किसका? बारूद व तोपों का यूज हुआ, तोपों का पहली बार यूज, पहली बार प्रयोग हुआ। यानी बारूद का सबसे पहले कहाँ प्रयोग पूछता है कि इतिहास में सबसे पहले किस युद्ध में बारूद और तोपों का प्रयोग हुआ था? तो किस में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके? इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। बाबर, और बाबर क्या रहा था इसमें? विजेता रहा था। कौन रहा था? बाबर विजेता रहा था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ था? बाबर ने मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अब इसके और जो बाबर का जो पुत्र था वो कौन था? हुमायूं था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। इसे
इसे शेरशाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था। उसके बाद देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां। 13वां बताइए प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। यानी जो कामाख्या मंदिर है, इस कामाख्या मंदिर में अभी पिछले जून के महीने में क्या हुआ था, हर साल इसमें मेला लगता है, उसका नाम है अंबुबाची मेला। कौन सा, इस मंदिर में कौन सा मेला लगता है, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, बाची मेला। ये कब लगाता है, 2000, ये हमारी इसी 2022 में लगा था, जून के महीने में। जून के महीने में कब लगा था, फिर कामाख्या प्रसिद्ध मंदिर में क्या लगा, अंबुबाची का मेला। वैसे पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंबुबाची जो मेला है वो किस मंदिर में लगता है, किस मंदिर के परिसर में लगता है, तो किस में लगता है, कामाख्या मंदिर में। और जो कामाख्या मंदिर है वो 51 शक्तिपीठ में से कितने, 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसमें से 51 शक्तिपीठों में से एक है। हाँ, उत्तर देते रहिए आप लोग, सभी लोग इसके बताइए। अब कमेंट मुझे देख रही है, अब मैं आपका कमेंट देख पाऊंगा, आप लोग इसके साथ साथ उत्तर देते रहिए। अब देखते हैं प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में कौन सा लगता है, अंबुबाची का मेला लगता है। और जो कामाख्या मंदिर है ये हमारे शक्तिपीठ में से एक है। किसमें, शक्तिपीठ में से एक है। अब आप लोग इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, असम होगा। उत्तर तो असम होगा। 51 शक्तिपीठों में से एक, किसमें से, 51 शक्तिपीठों में से एक है ये, शक्ति पीठ में से एक है, शक्तिपीठ में से एक। यानी अंबुबाची मेला है जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। और जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कौन सा, खजुराहो का मंदिर, कौन सा, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर को सन 1986 ईस्वी में क्या किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब, 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर में खजुराहो मंदिर को 1986 में किया गया था, इसे रखा गया था। अच्छा, फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं गौरव चौहान, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चनों का हम एक ऑप्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में मंदिर है हम्पी का मंदिर। किसका, हम्पी का मंदिर है। हम्पी का मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में। इसे भी सन 1986 में किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। स्लो लीजिए, ठीक है, और स्लो कर दे रहे हैं जैसी आपकी इच्छा। ऐसे देखते हैं कर्नाटक का हम्पी मंदिर जो है वो एक ऐसे मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर है। इसे किसमें, सन 1986 में भारत यानी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। उसी प्रकार कर्नाटक देखें तो कर्नाटक में हम्पी मंदिर, कौन सा, हम्पी मंदिर है। हम्पी मंदिर है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में सन 1986 में ही इसे जोड़ा गया था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है, बताइए। क्या बता रहे हो गुड्डू, ये 10 के नोट, हाँ 10 के नोट पर भी इसका हम्पी का मंदिर किस पे है, 10वें के नोट पर भी है। ये मंदिर किस पे है, 10 के नोट पर, 10 के नोट पर बना हुआ है। हम्पी के मंदिर जो है वो किस पर है, 10वें नोट पर भी है। ये भी लिख लीजिए। ये अच्छा बताया गुड्डू आपने। अब बताइए इसका सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। इसका आप लोग इसका आंसर दीजिए। गुड्डू राजपूत, सभी लोग, आप लोग सभी इसका, नीतीश उत्तर दीजिए इसका। अब देखते हैं हमारा सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार कौन सा है। अगर हम देखें परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो होता है सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। इसे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले या फिर युद्ध में अच्छा साहस दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद में परमवीर चक्र, शौर्य चक्र जो होता है वो होता है हमारे असाधारण वीरता पुरस्कार, यानी असाधारण जो वीरता दिखाते हैं उसे शौर्य चक्र दिया जाता है। और जो कीर्ति चक्र है
वो सर्वोच्च यानी शांति के क्षेत्र में वीरता दिखाता है उसे कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में वीरता, किसके? शांति के क्षेत्र में वीरता, शांति के क्षेत्र में वीरता, शांति के क्षेत्र में वीरता, यानी जो शांति के क्षेत्र में वीरता का पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। और जो हमारा गैर, इसका आंसर क्या होगा? अशोक चक्र, यानी सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। कौन सा होगा? अशोक चक्र होगा। सब लोगों ने आपने गलत किया है, केवल गौरव चौहान ने सही उत्तर दिया है। मौसम यादव उत्तर बिल्कुल सही दीजिए। अशोक यादव, अशोक चक्र होगा। क्या होगा? अशोक चक्र होगा इसमें। उसके बाद देखते हैं 15वें का उत्तर दीजिए, 15वें का उत्तर दीजिए। मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थन किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का समर्थन किसे माना जाता है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। पहले मैं बता दूं आपको मार्क्सवाद है क्या, और मार्क्सवाद ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था समाजवाद का। किसका? समाजवाद का। इन्होंने क्या दिया था? समाजवाद का सिद्धांत दिया था। समाजवाद क्या है? समाजवाद ऐसे समझिए, आप एक किसी परिवार में रहते हैं, आप पूरे परिवार में रहते हैं। परिवार में आपने देखा होगा कि आप कुछ नहीं करते, आपके पापा सब कुछ कमाते हैं और आप लोगों का सबका पेट भरते हैं। तो ये क्या है? एक मार्क्सवाद या समाजवाद है। इसे क्या कहते हैं? समाजवाद। और समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्सवाद ने दिया था। और एक होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? जिसने कमाया और वो सब अपने पास रख ले। क्या रख ले? अपने पास रख दे। तो हम देखें तो जो हमारे कार्ल मार्क्स, यानी मार्क्सवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो एम.एन. राय हैं हमारे, इनको क्या किया था? संविधान सभा में संविधान जो बन रही थी हमारी, उसके यानी कि इनके लिए बनाया गया था संविधान सभा में। उसके बाद देखते हैं हम अगला, के बाद देखेंगे हम 15 के बाद 16वां क्वेश्चन। 15वें का के बाद 16वें का क्वेश्चन। ठीक है, आप 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। 16वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए क्वेश्चन नोट्स कर लीजिए, मैं साथ साथ को आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको हम बाद में पीडीएफ भी दे देंगे, इसकी पीडीएफ भी पढ़ लेना एक बार। अगर नोट्स कर पा रहे हैं साथ साथ तो नोट्स कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, बाद में हम इसकी पीडीएफ देंगे, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र यानी क्या है? इसे यूएन बोलते हैं, यूएन काउंसिल। यूएन काउंसिल की एक है सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यानी संयुक्त राष्ट्र का अगर इंग्लिश में करें तो क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट। क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट। अगर इसमें शॉर्ट में क्या कह देते हैं? इसे यूएन कह देते हैं। यूएन की कई शाखा है, उनमें से एक है हमारी कौन सी? यूएन की एक शाखा सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सी? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हिंदी में लिख रहा हूँ, इससे आपको दिख। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके 5 परमानेंट सदस्य हैं। कितने हैं? 5 परमानेंट सदस्य हैं। तो 5 परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं इसके? P5, इन्हें क्या बोलते हैं? P5 कंट्री। ऐसे पूछता है, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है, उन्हें बोलते हैं P5। क्या बोलते हैं? P5। और P5 देश कौन कौन से हैं? उसमें से है देखो अमेरिका, 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 रूस, उसके बाद ब्रिटेन, जिसे हम ये भी कहते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद में है हमारा फ्रांस, फ्रांस के बाद है चीन। क्या है? चीन। यानी तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, इसे यूएन कहते हैं। यूएन की एक है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है? P5। P5 इसमें क्या होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। किसने? 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, देश जो होते हैं अस्थायी रूप से होते हैं। ऐसे अभी हमारा देश यानी भारत सन 2021 और 2022 के लिए इस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य था। क्या था? अस्थायी सदस्य था। और इस सिक्योरिटी काउंसिल का यानी इसी सिक्योरिटी काउंसिल का दिसंबर महीने में भारत क्या था? अध्यक्ष था। क्या था? भारत इसका अध्यक्ष था। कौन था? भारत इसका सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष था अस्थायी रूप से।
किसमें, दिसंबर महीने में। इसी महीने में अभी फिलहाल में भारत सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, अध्यक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, ये है यूएसए यानी अमेरिका में। कहाँ है, यूएसए यानी अमेरिका में। यानी न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए या इसमें, यूएसए या न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एक शहर यूएसए में। क्या कह रहे हो गुड्डू राजपूत, यार समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है ये। पीडीएफ सर इसी जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के बराबरी क्या होगी, पीडीएफ लगा के देंगे हम आपको। पीडीएफ की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो बनाया जाता है गांधी जी की जयंती पर। किस पर, गांधी जी की जयंती पर। गांधी जी, गांधी की जयंती पर, गांधी जी की जयंती। और आप सब लोगों को पता ही होगा गांधी जी की जयंती कब है, किस टाइम है। अगर हम देखें 23 जनवरी, 23 जनवरी को बनाते हैं शहीद दिवस। क्या, शहीद दिवस, शहीद दिवस, शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, इसी दिन 23 मार्च को, 23 मार्च सन 1931 को, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। यानी अंग्रेजों ने भगत सिंह को जो फांसी दी थी वो 23 मार्च को दी गई थी। 23 मार्च सन 1931 में, इसी दिन को क्या कहते हैं हम, शहीद दिवस कहते हैं। और जो हमारा 10 दिसंबर है इसको होता है मूल अधिकार दिवस। क्या, मौलिक अधिकार दिवस या मूल अधिकार दिवस। क्या होता है, मौलिक अधिकार दिवस, मौलिक अधिकार दिवस। मौलिक अधिकार दिवस कब होता है हमारा, 10 दिसंबर को। मौलिक अधिकार दिवस कब होता है, 10 दिसंबर को होता है। और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। और गांधी जी की जन्मदिन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 को, 1869 को, 1869 को। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा मौलिक अधिकार दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। यानी इस शहीद दिवस को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई थी, अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं पहले ही, इसका आंसर आ जाना चाहिए बिना बताए। आप लोग आंसर दीजिए इसका जल्दी जल्दी। पानीपत का युद्ध का सबसे पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। बताइए। हमारे पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। कब, बाबर के बीच कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध है, हम पहला युद्ध समझ बैठा था मैं। ये क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब ये क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ये क्या हमने पहला क्वेश्चन देखा था, इसे सबसे पहला क्वेश्चन यही था। इसमें केवल आपको सन बतानी, मैं इसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। तो ये गुड, राजा राजवंश, ठीक, आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, 1700। इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी। कब, 14 जनवरी सन 1761 तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच में हुआ था, मराठा के बीच। और मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था, सदाशिव राव। कौन थे, सदाशिव राव, सदाशिव राव, सदाशिव राव।
इसके बाद में क्या हुआ, जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया, उसके बाद मराठा बिल्कुल ही परास्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय नगद मुद्रा के लिए नोट किस शहर में छपाए जाते हैं? भारत में नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? देखो, इसके हमारे जो पूरे देश में 4 जगह नोट छपते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो देवास, देवास है, नासिक है, और एक एक पश्चिम बंगाल का शहर है। पश्चिम बंगाल की एक जगह पड़ती है, उसका नाम क्या है? सालबोनी। क्या? सालबोनी। सालबोनी कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। यानी हमारे जो भारत के जो 1000 के नोट हैं, 2000 के नोट हैं, 1000 का तो अब चल ही नहीं रहा, 500 का, 2000 का नोट कहाँ का चढ़ते हैं? देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी। कहाँ? मैसूर और सालबोनी। मैसूर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है मैसूर, कर्नाटक में। और जो हमारा 1000 के या 500 के नोट होते हैं, उन पर जो साइन होता है वो किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। सिग्नेचर जो होते हैं नोट पर, वो किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। किसके? आरबीआई के गवर्नर, गवर्नर के। और जो सिक्का होता है, एक का जो रुपया चलता है कागज वाला, उस पर किसके होते हैं? एक के सिक्के पर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। किसके? वित्त सचिव के। वित्त सचिव। और जो हमारे जो सिक्का ढाले जाते हैं, वो ढाले जाते हैं टकसाल में। कहाँ? टकसाल में ढाले जाते हैं। यानी जो सिक्का जो ढाले जाते हैं वो टकसाल में ढाले जाते हैं। और जो मुद्रा के जो नोट छपते हैं, जैसे 500 के, 2000 के, वो कहाँ? देश में 4 जगह हैं, देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर। ये क्या है? 4 जगह हैं, यहाँ भारत के नोट छपते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा नासिक हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी नासिक। और जो हमारा 1 रुपए का सिक्का होता है, उस पर किसके साइन होते हैं? तो उसके होते हैं वित्त सचिव के। और जो बड़े बड़े नोट होते हैं, तो 500, 2000 का, उस पर किसके नोट उसके सिग्नेचर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के। अगला उत्तर दीजिए, निम्न में से किसे लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है? किसे लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है? लेडी विथ लैंप, लेडी विथ लैंप, ये है हमारे फ्लोरेंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता। आधुनिक जो नर्सिंग है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो आधुनिक एक नर्सिंग का जन्मदाता, नर्सिंग का जन्मदाता, जन्मदाता। और ये कहाँ की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये थी ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन। और देखें हमारी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को भी क्या कहते हैं? आयरन लेडी बोलते हैं। क्या? आयरन लेडी। आयरन लेडी। ये वही आयरन लेडी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश सन 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था। ये आयरन लेडी वही है। और जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट का हमारी कांग्रेस में काफी अच्छा योगदान रहा है। और जो सरोजनी नायडू है, ये भी हमारी कांग्रेस की, यानी जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली एकमात्र महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो आप इसका उत्तर क्या होगा? लेडी विथ लैंप का उत्तर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता है। और ये कहाँ की है? ब्रिटेन की है। कहाँ की? ब्रिटेन की। डी नहीं होगा, डी यानी इंदिरा गांधी को कहते हैं आयरन लेडी। और ये ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयर लेडी विथ लैंप। लेडी विथ लैंप के नाम से किसे महिला को जाना जाता है? तो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और इंदिरा गांधी को कहते हैं आयरन लेडी। आयरन लेडी यानी इन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश को अलग कर दिया था। तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। अब 21वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बसाया गया था? यानी फतेहपुर सीकरी है जो किसके शासक के द्वारा बसाया गया था? तो बताइए, बनवाया गया फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बसाया गया था? आप लोगों को इसका उत्तर देना है। बाबर। बाबर को क्या कहते हैं? मुगल साम्राज्य का, मुगल का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक।
उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या किया था, 1556 में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। शाहजहां ने मुमताज की याद में क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। मुमताज की याद में ताजमहल। ताजमहल कब बना था, ताजमहल बना था 1531 से लेके और 1552 ईस्वी के बीच में लगभग। और अकबर, अकबर जो था, अकबर यानी सबसे महान राजा माना जाता है मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा यानी शासक बनाया था। और इसे देखें, इसने फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा। क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। किसकी याद में, गुजरात विजय की याद में, गुजरात विजय की याद में। एक क्वेश्चन पूछता है, गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और जो फतेहपुर सीकरी भी किसने बसाया था, तो ये भी किसने बसाया था, अकबर ने बसाया था। और ये हुमायूं जो था वो किसका बेटा था, बाबर का बेटा था। और हुमायूं को किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने हराया था। तो इसका 21वें का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक गुड्डू राजपूत। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगला है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की छत्र, यानी विश्व की छत्र किसे कहते हैं। आपसे पूछा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब छत, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की, यानी संसार की छत्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। संसार की छत्र किसे कहते हैं। ये तिब्बत है। तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। भारत, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो कौन सा है, तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार। तिब्बत। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पामीर, छोटा नागपुर पठार। कौन सा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार है, किसके, खनिज के लिए प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध है, खनिज के लिए। यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये किस किस राज्यों में फैला हुआ है, ये देखो, उड़ीसा, उड़ीसा, बिहार, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में क्या है, ये फैला हुआ है। यानी हमारा जो छोटा नागपुर पठार है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। और इसका थोड़ा बहुत अंश मिलता है हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। किसमें, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत है इसका। अब हम देखें रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की छत्र। संसार की छत्र किसे कहते हैं, तिब्बत को कहते हैं। तिब्बत, तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। तिब्बत ने इसे जीत लिया था, यानी हड़प लिया था लड़ाई करके। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, भारत का पूर्वी राज्य, भारत का पूर्वी राज्य कौन सा राज्य है, भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अलास्का जो है वो किसका हिस्सा, यूएसए का, यूएसए का हिस्सा है। ये मेन जो अमेरिका है, मेन अमेरिका से हटके है। ये अलास्का जो है वो अमेरिका ने रूस से खरीदा था। और यहाँ क्या है, प्रचुर तेल और गैस के भंडार हैं, प्रचुर तेल और गैस के भंडार हैं। ठीक है। अब इसके बाद 23वें का उत्तर दीजिए आप लोग। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। किसका नाम, अमरकंटक है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए सभी लोग, कर दीजिए सभी लोग आप इसका। देखते हैं अमरकंटक नदी का, अमरकंटक जो स्थान है यहाँ से कितनी नदियों का उद्गम है। यहाँ से मेनली जो है 3 नदियों का उद्गम है। कितनी का, 3 नदियों का उद्गम माना जाता है। कौन कौन सी है, उत्तर दीजिए इसका आप लोग सभी। यानी अमरकंटक को 3 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। पहली है जोहिला, जोहिला नदी। एक है सोन नदी, कौन सी है, सोन नदी। सोन नदी। और एक है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। यानी इन नदियों का क्या है, वो उद्गम स्थल कहाँ है,
अमरकंटक में। और अमरकंटक कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस जगह है अमरकंटक? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश से यहाँ से 3 नदी निकलती हैं, सोन, जोहिला और नर्मदा नदी। और इसका अगर हम आंसर देखें तो इसके आंसर बनते हैं दो, एक तो बनता है नर्मदा नदी और एक बनता है सोन नदी। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे जो पहले आंसर कौन सा दिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे? नर्मदा नदी को। क्या देंगे? नर्मदा नदी को। और सोन नदी भी सोन अमरकंटक की घाटी से ही निकलती है भाई। तो इसका आंसर डी भी होगा और ए भी होगा। नर्मदा नदी भी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां कभी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ताप्ती और नर्मदा नदी, ये दोनों नदी क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नर्मदा और सोन नदी दोनों ही हो जाएगा। तो बात देखते हैं अगला। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं हम? महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी जो होता है, इसका जो किस आर्टिकल, हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 76 में इसके बारे में दिया गया है। और इसका जो कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। राष्ट्रपति के पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे ये अपने पद पर रह सकता है, और राष्ट्रपति कभी भी इसे अपने पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति इसे कभी भी अपने पद से हटा सकता है। और इसकी जो योग्यता है वो योग्यता होनी चाहिए किसके बराबर? किसके? यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के बराबर। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। बराबर। और जो हमारा महान्यायवादी होता है ये सरकार के थ्रू, यानी सरकार की ओर से केस लड़ने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। नहीं, भारत की यानी भारत सरकार की ओर से भारत में जितने भी न्यायालय हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसमें कहीं पे भी यह भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी कोर्ट में जाके भारत की सरकार की ओर से केस लड़ सकता है। साथ ही साथ इसे, यानी जो महान्यायवादी है, इसे बिना किसी परमिशन के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में जा सकता है और अपने विचार विमर्श कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या? राष्ट्रपति। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इस समय महान्यायवादी कौन है इसकी कमेंट करके बताइए। कौन है अभी? एम वेंकटेरमणि। कौन है? एम वेंकटेरमणि। वेंकटेरमणि कौन है अभी? एम वेंकटेरमणि कौन है अभी? भारत के महान्यायवादी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैंने कल ही पढ़ाया, अगर आपने क्लास ली हो। जो अब वाले बच्चे हैं पुराने वाले, उन्हें उन्हें मैंने कल ही पढ़ाया है कि ये किसकी पुस्तक है, बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। देखते हैं उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो किताब लिखी है, उनकी बहुत सारी किताब है, जैसे हरिजन है, माई ईयरली लाइफ, कौन सी है? माई ईयरली लाइफ, हरिजन है, ईयरली लाइफ है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, और नवजीवन है। नवजीवन, नवजीवन है। ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो किसकी है ये प्रसिद्ध कविता? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी की और किताब कौन कौन सी है? हरिजन है, माई ईयरली लाइफ है, और नवजीवन है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी किसकी है? गांधी जी की एक किताब है। एक किताब और है उनकी, इंडियन ओपिनियन। कौन सी है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन।
यानी इंडियन ओपिनियन किसकी किताब है? महात्मा गांधी जी की किताब है। अब अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? भारत में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो कितने बार कराए जाते हैं? लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री का इलेक्शन कब कितनी साल बाद होता है? तो जो हमारे लोकसभा है, लोकसभा सदस्य जो है, अगर लोकसभा सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बन रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कितनी? 30 वर्ष चाहिए। और आप प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते हैं तो भी क्या चाहिए आपको? प्रधानमंत्री के लिए भी कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। कितनी? 25 वर्ष उम्र चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत में लोकसभा चुनाव कितनी साल बाद होता है? यानी कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल होता है कितने साल बाद होता है? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। और अगर हम देखें 6 वर्ष में, यानी तो जो क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और अगर सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं हर 2 साल बाद चुने जाते हैं 1/3 सदस्यों को। और 1/3 सदस्यों में जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य या लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए अगला उत्तर दीजिए इसका, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है ये बताइए। तो ब्लैक पर्ल है वो क्या है? एक महान फुटबॉल खिलाड़ी। किसे? कौन है ये? महान फुटबॉल खिलाड़ी। एक महान फुटबॉल खिलाड़ी, एक महान फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, एक महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन? ब्लैक पर्ल। और ब्लैक पर्ल जो है कहाँ के हैं? ये हैं ब्राजील के। कहाँ के? ब्राजील के। ब्राजील की तीन ब्राजील ने जब 3 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला था, तो उस फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की ओर से 3 बार ये फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। और कहाँ के हैं ये? ब्राजील के। ब्राजील के। और ये ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ब्लैक पर्ल क्या कहा जाता है? पेले को। किसे? पेले को। पेले को क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल कहा जाता है। और इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में। कहाँ हुआ था? 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप, का वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में। कहाँ? अरब देश कतर। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? तो ये जीता था अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना ने किसको हराकर जीता? फ्रांस को हराकर। किसे? फ्रांस को हराकर। फ्रांस को हराकर, यानी फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता था। ये कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? हमारा संसद जो होता है, ऐसे हमारा संसद संसद हमारा 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा और एक होता है हमारा लोकसभा। लोकसभा 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 जो होती है, राज्यसभा जो होती है, इसका सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का सदस्य कार्यकाल। सदस्य कितनी कितनी वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सदस्य कितने 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और लोकसभा की जो चुनी जाती है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए।
5 वर्ष के लिए। लोकसभा को क्या कहते हैं हम? निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन, निम्न सदन। और जो हमारी राज्यसभा है इसे कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। और इसके जो चुनाव होते हैं तो क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। क्या? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। लोकसभा के क्या चुनाव होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा के होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम देखें भारतीय संसद की सबसे उच्च ऊपरी सदन या उच्च सदन किसे? राज्यसभा को। किसे कहते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? सदन कहते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। विधान परिषद क्या कहते हैं? राज्य की उच्च परिषद। राज्य, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का, विधानमंडल का उच्च सदन, सदन। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? हमारा विधान परिषद है। और विधानसभा जो होती है ये राज्य विधानमंडल का क्या होता है? निम्न सदन। राज्य विधानमंडल का, विधानमंडल का, विधानमंडल का निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। कितनी? 403 है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। तो ये किसमें है? यूपी में। किसमें? यूपी। और जो हमारी विधान परिषद यानी जो राज्य की जो उच्च परिषद है, वो राज्य की जो उच्च परिषद जो होती है वो केवल 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर दीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऐसे देखें तो ज्योतिबा फुले देखें, इन्होंने क्या किया था? सत्य शोध समाज की स्थापना। सत्य शोध समाज की, सत्य शोध समाज की स्थापना, समाज की स्थापना। सत्य शोध समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। उसी प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद को देखें तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसकी? रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं की याद में क्या किया था उन्होंने? स्वामी विवेकानंद की क्या किया था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। और दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना। किस? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1829। कब हुई थी? 1829 में हुई थी। तो कब हुई थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, गेट वे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? बताइए गेट वे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। और जो हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे, इन्होंने आत्मीय सभा का, किसका? आत्मीय सभा का भी, आत्मीय सभा, उन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा का भी क्या किया था? स्थापना की। अब बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इस सब का आपको आंसर देना है। इसमें देखते हैं, अगर हम देखें इंडिया गेट, किसे देखें? इंडिया गेट। अगर इंडिया गेट के बारे में पूछता है तो इंडिया गेट कहाँ बना हुआ है? वो है दिल्ली में बना हुआ। कहाँ है? दिल्ली में बना हुआ है। और लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। क्या कहते हैं इसे? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। मुंबई को क्या कहते हैं? दिल की धड़कन या वाणिज्यिक राजधानी, भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की, भारत की वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी।
वाणिज्य की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। अब देखें गेटवे ऑफ इंडिया, बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? 30 में का उत्तर दीजिए। बंगलौर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बंगलौर को कहते हैं। मुंबई को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक राजधानी कहते हैं। लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। और दिल्ली में क्या बना हुआ है? इंडिया गेट। अब आपको आंसर देना है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, बताइए। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। नीतीश कुमार ये क्या लिख रहे हो? 30-26 का क्या मतलब है? अच्छा 26 क्वेश्चन आपके ठीक हैं 30 में से। ठीक ठीक, सभी लोग बताएंगे इसी प्रकार से, ऐसे नीतीश ने बताया है कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। सभी लोग बताइए आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही कर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। अब इसके बाद में हमारी क्लास होगी रीजनिंग की। आप सभी लोग रीजनिंग की क्लास में जरूर आना। हम आज उसमें सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है नॉर्मल से लेके और टफ तक के लेवल हम थोड़ा देखेंगे। सही है, सभी लोगों को किसमें आना है? रीजनिंग की क्लास में भी आना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में रीजनिंग में। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस अभी आए 2 मिनट में, फिर हमारी क्लास कौन सी स्टार्ट होगी? रीजनिंग की। तब तक ये रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।